अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इंडियन टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन जनाब जेशा साहब और कॉन्ग्रेचुलेशंस कोलंबो वेदर। आज बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह श्रीलंकन टीम को शिकस्त होगी, इतनी इबरतनाक शिकस्त जिसकी हम तवक्का भी नहीं कर सकते थे। और यही बात की जा रही थी आपसे कबल कि मैच बड़ा कांटेदार होगा, बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, लेकिन वन साइडेड मैच हुआ। और क्रेडिट गोज़ टू जनाब मोहम्मद सिराज साहब, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पूरी श्रीलंकन टीम को वाइट वॉश कर दिया, क्लीन स्वीप कर दिया। 50 रन पे पूरी श्रीलंकन टीम ढेर हो गई जावेद भाई। तो आप क्या बोलते हैं, आज जो इंडिया ने फतह हासिल करी है इतने बड़े इवेंट में, यानी कि आप तसव्वुर कीजिए कि एशिया कप का फाइनल हो रहा हो और आपकी ओपोनेंट साइड 50 रन्स बनाकर आउट हो जाए, पूरे ब्रॉडकास्टर जिसका लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा हुआ हो, तमाम मीडिया पार्टनर्स, तमाम इसके अलावा इन्वेस्टर जिनका पैसा लगा हो, उनका पैसा तो बेचारों का समझ लें वो खून के आंसू रो रहे होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आसिम भाई, आपने इस मौजू पे बात करने के लिए मुझे आज दावत दी। तो जिस तरह से आपने बताया कि 50 ओवर में श्रीलंका की टीम ढेर हो गई और 50 रन पे सॉरी, तो वहाँ पर जहाँ आपने बात की जसप्रीत बुमराह की और सिराज की और उसके अलावा हार्दिक पांड्या की तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये एशिया कप है इसका जो वेदर था इसने बड़ा इफ़ेक्ट डाला और उसकी वजह से जो है टीमें जो है वो जो टकरानी चाहिए थी आपस में, वो पाकिस्तान और इंडिया की टीम, उनका फाइनली हुआ, श्रीलंका का फाइनल देखने में आया। और जहाँ तक आपने इंडियन बॉलर्स की बात की है, तो जिस तरह से हमारे यहाँ पे भी कुछ बॉलर आए और उनके एक्शन अगर कुछ सही नहीं थे, तो उनको जब एनसीए में सही करने के लिए भेजा गया तो वो सही होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो गए और कोसों पीछे चले गए वो। जबकि यही बात अगर आप इंडिया में, श्रीलंका में या किसी और टीम में देखें, तो अगर उनका बॉलर अगर उसका एक्शन सही नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जब रिहेप होकर के आता है तो वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आप बुमराह की बॉलिंग की क्वालिटी देख लेंगे, वो पहले से ज़्यादा बेहतर और ख़तरनाक होकर के आया है। तो वर्ल्ड कप के अंदर हम इंडिया की टीम को जो है बैटिंग के साथ साथ बॉलर के रूप में भी देखेंगे कि उनके पास बॉलिंग पावर भी दिखाई दे रही है। अब देखना ये है कि जब ये एशिया कप तो अपनी जो रनाइयाँ थी वो समेट ही नहीं सका, क्योंकि ये सारा एशिया कप जो है वो बारिश की नज़र हुआ। और जिस तरह आपने कहा कि ब्रॉडकास्टर जो है उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, तो जहां ब्रॉडकास्टर को नुकसान हुआ है वहीं कुछ लोगों ने इसमें जो है खरबों रुपया बनाया भी है, जैसा कि सट्टे वगैरह की बात चलती है। और दुनिया जानती है कि इंडिया से जो है ये मामला शुरू होते हैं और फिर वहीं आकर के एंड होते हैं। तो इसमें देखें, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। देखें, अभी हम इस मौजू पे बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है। हम बात करेंगे हक़ाइक़ पर मबनी, मज़ीद कोशिश होगी सुनने वालों को पता चले। असल बात ये दोस्तों, मेरे भाइयों, कि इस एशिया कप को जितना स्पॉइल करने की कोशिश की गई BCCI के सेक्रेटरी जनाब जे शाह साहब की तरफ से, जितना ख़राब करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान को जितना फाइनेंशियली नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, उसमें वो हो गए कामयाब। तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने क्रिकेट के साथ खेल खेला, आपने क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया। यही इवेंट अगर आप ऐसे मकाम पर रखते हैं जहां बारिशें डिस्टर्ब नहीं करती, जहां पे बारिशें तंग नहीं करती, गो कि वो यूएई होता भले से, तो इस तरह के रिज़ल्ट नहीं होते कि आपकी टीम जो है बांग्लादेश से नहीं आ रही होती और पाकिस्तानी टीम जो है श्रीलंका से नहीं आ रही होती, श्रीलंकन की टीम इतनी बुरी तरह आपसे नहीं आ रही होती जिसकी आप तवक्का नहीं कर सकते। तो ख़राब करने की कोशिश की गई, वहाँ पे जो तमाशाई थे वो नहीं आते थे, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये गलत हुआ, मैं समझता हूँ क्रिकेट के साथ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने मिसाल दी आसिम भाई कि क्रिकेट के साथ बुरा हुआ और उन्होंने जो खेल खेला उसमें कामयाब रहे, लेकिन वहाँ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह से वेदर के ऊपर बात की जा रही थी कि पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम के मैच में जो एक रिज़र्व डे रखा गया, इसी तरह दूसरी टीमों को ये मौका क्यों नहीं दिया गया कि क्यों नहीं दिया गया। और ये मामला जो है ख़ुद उन्हीं की टीम के साबिक प्लेयर फास्ट बॉलर प्रसाद ने इस मामले को उठाया था। और जब अपने ही मुल्क से उनकी आवाज़ उठने लगे तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं। और दुनिया जानती है कि ICC जो है वो एक समझे कि उसको चलाने के लिए जो इंडिया की जो रेवेन्यू है वही दरकार होता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। इसी वजह से सारी बातें उनकी मानी जाती हैं। और या एशिया कप के अंदर भी ICC की इन्वॉल्वमेंट रही, जबकि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसके
बावजूद जो है वो रिज़ल्ट देखने में नहीं आए जिसकी तवक्को की जा रही थी, और जो एक हाइप क्रिएट हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक अच्छा मैच होने की, वो बारिश की वजह से जो है पज़ल हुआ और इंडिया ने 2 दिन बैटिंग की और पाकिस्तान की टीम वो मैच भी बुरी तरह से हार गई। 228 रन से शिकस्त हुई पाकिस्तान की टीम को। तो ये सारे मामला देखना पड़ते हैं, लेकिन हम बेसिकली कमज़ोर हैं, हम वो रेवेन्यू नहीं दे रही, या दुनिया की दीगर टीमें वो रेवेन्यू नहीं दे रही, जिसकी वजह से जो है इंडिया पावर में है। तो जब तक उसकी पावर ख़त्म नहीं होगी, जब तक आपको क्रिकेट में यही सब कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, जहां आपने बात की जावेद साहब के पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है रिज़र्व डे क्यों रखा गया, बाकी दूसरी टीमों के लिए रिज़र्व डे नहीं था, गो के फाइनल के लिए था। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इस जो इवेंट था इसके अंदर तकरीबन 4 करोड़ डॉलर इन्वॉल्व थे ब्रॉडकास्टर्स के, आप समझ रहे हैं, जिसमें 380 करोड़ डॉलर जो हैं, नहीं 380 होंगे ऑफ कोर्स, हाँ 380 करोड़ डॉलर जो हैं वो जनाब अली इंडिया और पाकिस्तान के मैच से रिलेटेड थे। इसीलिए ब्रॉडकास्टर्स की जो एक अना थी, एक ज़िद थी, एक ख्वाहिश थी, उसकी वजह से जय शाह साहब को घुटने टेकने पड़े और एक दिन इसका इन्हांस करना पड़ा था, या एक एक्स्ट्रा दिन दिया गया था इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। असल बात यह है कि इंडिया की टीम ट्रैक पर आ चुकी है, वेल प्लेड इंडिया, उन्होंने डिज़र्विंग थी और उन्होंने प्रूव किया। इसकी चीज़ को हम एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडिया की टीम ने जिस तरह उनकी बैटिंग डिपार्टमेंट था, अब बॉलिंग के शोबे में भी उन्होंने सामने वाली टीमों को चारों शाने चित कर दिया। तो यहाँ पे तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ बात यही है कि जब इतने बड़े इवेंट हों तो खेल के साथ खिलवाड़ ना हो। आप क्रिकेट शायकीन देखें ना, इस सरहद के इस पार हों या सरहद के उस पार हों, वो क्रिकेट देखना चाहते हैं और वो कतई ये नहीं चाहते कि इस तरह के हालात पैदा हों कि क्रिकेट ही ना हो, और अगर हो तो ऐसा हो कि शशोपंज में मुब्तला हो कि मैच होगा नहीं होगा, 40 ओवर का होगा, 20 ओवर का होगा, ये होगा, कल पे चला गया। तो ये तमाम चीज़ें जो ना बिल्कुल सूट नहीं करती। आप सही कह रहे हैं आसिम भाई, लेकिन मैंने जिस तरह से निशानदेही की कि आप जो है कमज़ोर हैं, बेसिकली हमारी पीसीबी जो है उस पावर में नहीं है। उसके अलावा हमारे यहाँ इतनी पावर पॉलिटिक्स है कि जब कोई भी हुकूमत आती है और उसका वज़ीर आज़म मुंतखब होता है तो फिर पीसीबी का चेयरमैन भी जो है वो तब्दील हो जाता है। और यहाँ तो 6 महीनों के अंदर हमने 3 चेयरमैन तब्दील होते हुए देखे, बल्कि कलील मुद्दत में 3 महीने के अंदर या 3.5-4 महीने के अंदर भी ये काम हुआ। और जहाँ आपके पास जब पावर पॉलिटिक्स रहेगी इस किस्म की कि आप अपने किसी भी इदारे को, एक इदारा है, ख़ुद मुख्तार इदारा है पीसीबी, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ पे चेयरमैन को जो है अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। और यही वजह होती है कि जिस तरह से बाज़ औक़ात जो शुबहात पैदा होते हैं कि जो भी टीम अच्छा खेल रही थी बाद में क्यों नहीं अच्छा खेली। जैसे श्रीलंका के मैच की बात कर ली जाए, पाकिस्तान के मैच की, तो उसमें आखिरी ओवर में मैच गया, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आई कि कप्तान भी भरम थे और कुछ खिलाड़ियों ने जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ये सारे ह्यूमर्स थे और पुरानी बातों को भूल करके पाकिस्तान की टीम को जो है अपने कप्तान के गिर्द यकजा होकर के अगले टूर्नामेंट के लिए तैयार होना पड़ेगा, वर्ल्ड कप के लिए। और यहाँ साथ साथ जो है पीसीबी को भी देखना चाहिए और मैनेजिंग कमेटी के अलावा जो लोग सिलेक्टर्स हैं उनको भी इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि वो जो है टैलेंट को जो है लेकर के आएँ पाकिस्तान की टीम में, जो हकदार है उसको लेकर के आएँ, जो तजर्बाकार है उसको लेकर के आएँ, क्योंकि तजर्बे का और नौजवानों का एक कम्बिनेशन जब तक आप सही तौर पे नहीं बनाएंगे आप यकीनी तौर पे जो है वो जीत नहीं पाएंगे। तो जीत, तो मैं अगर गलत नहीं समझ रहा तो आपका जो निशानदही कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सरफराज अहमद की, आप कर रहे हैं इमाद की, और डेफिनेटली बात हो रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से कि हमने आमिर को भी गवा दिया। तो ऐसा ही है कुछ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने आमिर को तो गवा ही दिया, लेकिन जो आपने सरफराज की और इमाद वसीम की बात की, इस तरह से और नौजवान टैलेंट उभरता हुआ शाहनवाज दानी को आप मुसलसल जो ट्रैवलिंग ही करा रहे हैं और मैच नहीं मिल रहा उसको, ये भी एक गलत बात है। तो देखना पड़ता है कि हकदार कौन है, और आपके पास जब टैलेंट, खुसूसन जो अब तक मैं समझता हूँ कि हमारी टीम में जो ओपनर और उसके बाद आने वाले 1 डाउन 2 डाउन बैट्समैन तो चले आपको मिलते हैं, तैयार कर रहे हैं आप, लेकिन आज तक हमें आला दर्जे का जो है एक ऑलराउंडर नहीं मिल सका, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिन बॉलर हो, जो अपनी बैटिंग भी जो है उसके पास जो उसका कंट्रोल हो और बॉलिंग में भी हो। जिस तरह हमारे पास माजी की मिसाल में आप देखते हैं कि
इमरान खान जब कप्तान थे तो ज़बरदस्त ऑलराउंडर, और ना सिर्फ बॉलिंग अच्छी थी, उनकी बैटिंग भी ज़बरदस्त थी। और उसके बाद जो है इसी तरीके से इस लाइन में जो है हमें अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर देखने को मिले। उसके बाद अज़हर महमूद भी एक काबिल ज़िक्र नाम है। लेकिन मैं समझता हूँ इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जो थे वो अब्दुल रज़ाक थे, और उनको वक्त से पहले जो है पाकिस्तान की टीम ने, जो पीसीबी ने जो है उसको उनको ज़ाया किया। पाकिस्तान की टीम ने या क्रिकेट पॉलिटिक्स ने, आपने बहुत अच्छी बातें की। यकीनी तौर पर सुनने वालों को बहुत मज़ा आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ज़रूर मज़ा आया। जावेद भाई, इस एशिया कप से हमने सीखा कि क्रिकेट किसी की जागीर नहीं है। आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे तो विक्ट्री आपका मुकद्दर बनती है, नहीं तो आपको एक या दो शिकस्तें आपका शिराज़ा बिखेर कर रख देती हैं, जिस तरह पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ। एशिया कप शुरू होने से पहले हम एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थे, लेकिन एशिया कप ख़त्म होने के बाद एकदम हम लोग जो है शशोपंज में मुब्तला हैं। हमारी सिलेक्शन अभी तक हम वर्ल्ड कप टीम का अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मीटिंगों पे मीटिंगें हो रही हैं कि कौन सी प्लेयर्स जो हैं उनका चुनाव होगा। एनीवे, बहुत अच्छा लगा जावेद भाई आपसे बात करके, और आपने बड़ी कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। लेकिन यहाँ एक बात मैं बताऊँ, जहाँ टैलेंट ज़ाया होने की बात हो रही थी, तो आप देखें श्रीलंका के नौजवान बॉलर वेलालागे, वो ना सिर्फ उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की इस पूरे टूर्नामेंट में, बेहतरीन बैटिंग भी की इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने, और उसके अलावा जिस तरीके से वो टैलेंट निकल कर आया, इसी तरह से हमारे पास से PSL में एक उमर खान आए थे, कराची किंग्स की नुमाइंदगी की उन्होंने, फिर उसके बाद गुमनाम हो गए वो। तो टैलेंट हम खुद ज़ाया करते हैं। मुझे तो ख़तरा है एहसानुल्लाह का। एहसानुल्लाह भी बेचारा कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसे बॉलर जो दूसरों के लिए मसला बन जाएं, यानी कि कुछ जो आपको पता है लॉबी होती है, ग्रुपिंग होती है उन लोगों के लिए, तो ऐसे बॉलर्स को गायब या ऐसे प्लेयर्स को गायब कर दिया जाता है या उनको इंजर कर दिया जाता है। तो मेरे लिए, क्योंकि एहसानुल्लाह एक पाकिस्तानी टीम के लिए एक एसेट्स हो सकते हैं, एक सरमाया हो सकते हैं, और जिस तरह के वो बॉलर हैं, तो अल्लाह करे वो आगे आएँ, सामने आए। जी, अब देखना पड़ेगा कि अब वर्ल्ड कप के लिए क्या स्क्वाड तैयार होता है। जिस तरह आखिरी मैच में पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा तब्दीलियां की, और वहाँ पर भी जो है सही नुमाइंदगी नहीं की गई बॉलिंग के अंदर, तो फिर हमें जो है आखिर में उसका नुकसान उठाना पड़ा, और आखिरी ओवर में जो है हम श्रीलंका से हार गए। तकरीबन जीता हुआ मैच था, हमारे हाथ से निकला और श्रीलंका की टीम ने जीत लिया। बहरहाल अपनी गलतियों कोताहियों से इंसान सीखता है, इसी तरीके से हमारी PCB ने भी सीखा होगा और टीम ने भी सीखा होगा। देखते हैं, होपफुल है कि अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप के अंदर हमारी टीम जो है जिस किस्म की हम उससे तवक्का रखते हैं उससे बढ़कर परफॉर्मेंस दे और शायकीन क्रिकेट के दिल जीते। जी, बहुत शुक्रिया, और टीम इंडिया को मुबारकबाद इन तमाम बातों के बावजूद कि जे शाह साहब ने जो काम किए, जो BCCI ने काम किए, उन तमाम चीज़ों को साइड रख के भारतीय टीम जो चैम्पियन बनी है उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। देखते रहिए स्पोर्ट्स अपडेट बाय आसिफ खान। बहुत शुक्रिया।